कांग्रेस में अब अंतिम दौर चल रहा है कि कांग्रेस अब खत्म होने के कगार पर है। और ये हम नहीं, पुराने कांग्रेस के लीडर जिन्होंने कांग्रेस में अपने जीवन के बहुमूल्य समय को दिया है, गुलाम नबी आजाद, उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा कि इस समय जो बिल्डिंग खड़ी थी उसके खंभे भी गिर रहे हैं और इसीलिए खंभों के नीचे गिरकर दबना या उसके बाहर निकल करके नई जिंदगी जीना यह तय करना था। तो मैंने वो खंभों के नीचे दबकर मरने से बेहतर समझा कि मैं वहां से निकलकर अपने जीवन को जीऊं। ऐसे शब्द उन्होंने बोले। असल में बात यह है, उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिया और पिछले दिनों जयराम रमेश के द्वारा जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए गए और उनको कहा गया कि ये भाजपा के लिए काम कर रहे थे, इस तरह के आरोप तक लगाए गए, उससे दुखी दिखाई दिए। और उन्होंने ये तक कहा कि जो जयराम रमेश मुझे बदनाम करने में लगे हुए हैं वो खुद अपना डीएनए तक चेक कराएं कि उनका डीएनए क्या है। गुलाम नबी आजाद यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस है वो अनपढ़ों की जमात है और यहां कोई बुद्धिमान व्यक्ति अगर रहेगा तो उसको रहने नहीं दिया जाता, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। गांधी खानदान, गांधी परिवार, यहां तक कि सोनिया गांधी को सीधे सीधे उन्होंने निशाने पर लिया और उन्होंने यह तक कह दिया कि कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी है लेकिन विदेश से बैठकर वर्किंग कमेटी की मीटिंग लेती है। इससे बेहतर होता कि विदेश जाने के पहले ये वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग लेनी थी उनको उसके पहले ले लेती, लेकिन विदेश से बैठकर के मीटिंग लेना पार्टी के चलाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, और वो भी ऐसे समय में जब पार्टी समाप्ति की ओर है। ये बहुत बड़ा एक खुलासा कहें या आरोप कहें, सीधा सीधा उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं पार्टी अपनी इच्छा से छोड़कर नहीं गया हूं, मुझे पार्टी से छोड़ने के लिए मजबूर किया गया कि मैं छोड़कर जाऊं, अपमानित किया गया। और मैंने जैसा पहले भी कहा है कि गुलाम नबी आजाद का जब वो राज्यसभा के सदस्य थे, उनका कार्यकाल पूरा हुआ था, जिसमें मोदी जी भावुक होते हुए उनके बारे में बता रहे थे कि किस तरह से गुजरात के जो यात्री थे, टूरिस्ट थे, वहां गए थे और उनकी बसों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। उस समय गुलाम नबी आजाद घटना को बोलते हुए कहकर रोने लगे थे और फोन पर उनके रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद कांग्रेस को गुलाम नबी आजाद की ये जो तारीफ है मोदी जी के द्वारा, ये करना शायद पसंद नहीं आया। मोदी जी ने तारीफ क्यों की? मोदी जी ने तारीफ इसलिए की क्योंकि अगर विपक्ष में भी हैं तो मोदी जी ने उस दिन भी सदन में भी बोला था कि पार्टी लाइन से उठकर हम इस देश के नागरिक हैं, हम मानव हैं और वो मानवता हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। पार्टी अपनी जगह है, पद अपनी जगह है, उससे ऊपर उठकर जो देश हित में, देश की सेवा में अपने आप को न्यौछावर करे, अपने आप को लगाए, लीडर तो वही है। ये बात मोदी जी ने बोली थी और वो शायद ऐसे सभी नेताओं की तारीफ करते हैं जो विपक्ष में रहते हुए भी देश हित का काम करते हैं। अब गुलाम नबी आजाद की अगर तारीफ कर दी तो इससे कयास लगाए जाने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी में अब तो शामिल हो जाएंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी अब उनको राज्यसभा में ले लेगी। लेकिन कहीं कश्मीर और जम्मू की राजनीति को समझने वाले लोग इस बात को अच्छे से समझते होंगे कि वहां के जो हालात हैं, वहां का जो वोटर है, कश्मीर का खास तौर पे, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट पाना कठिन काम है। और इसलिए गुलाम नबी आजाद ने बेशक मोदी जी की तारीफ की हो, मोदी जी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की हो, यह अलग बात है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे ऐसा अगर वो करें तो ये कहा जाएगा कि वो राजनीतिक समझ नहीं रखते, और ऐसा है नहीं। गुलाम नबी आजाद वो लीडर हैं जिनको राजनीति का एक लंबा अनुभव है और इसलिए वो जानते हैं कि सत्ता में भी आना है तो किस तरीके से आना है। और इसलिए मैंने अपने पहले एक वीडियो में भी कहा था कि होना क्या है, होना यह है कि वहां गुलाम नबी आजाद अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे और उनके साथ कांग्रेस के जो सीनियर मोस्ट लीडर है कश्मीर के खास तौर पे, वो सब छोड़ करके आपको दिखाई देगा कि वो गुलाम नबी आजाद की नई बनने वाली पार्टी में शामिल होंगे और ये पार्टी अपने आप में कश्मीर में अलग लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का आधार जम्मू रीजन में है। जम्मू रीजन में ये जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू वोटर है, आम आदमी पार्टी पिछले काफी दिनों से वहां काम कर रही है और जिस तरह की राजनीति उसकी है आप जानते ही हैं। देश के अंदर
जिस तरह का नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं उनको एक्टिव किया गया है। भारतीय जनता पार्टी वहां एक्टिव इतनी नहीं दिखाई देती। कश्मीर में चुनाव सर पर हैं, जम्मू और कश्मीर में चुनाव होने हैं, और भारतीय जनता पार्टी जैसा कि सोचती है कि हर चुनाव उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं यहां कह सकता हूं कि जम्मू रीजन के लोग अभी भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज है। यानी एक ही वोट है उसका वहां जम्मू और कश्मीर में। कश्मीर के लोग तो बहुत कम वोट करेंगे। जो जम्मू रीजन है वहां के लोग वो भाजपा का वोटर है, हिंदू हैं, लेकिन उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी उस तरह से नहीं कर रही है जैसा करना चाहिए। अभी हाल ही में एक आदेश पारित हुआ है, हालांकि वो आदेश चुनाव आयोग का है कि बाहरी लोग भी जो यहां रह रहे हैं, कोई नौकरी करने आए हैं, कोई व्यापार करने आए हुए हैं और पिछले 2-4 साल से रह रहे हैं, उनको भी वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। अब इस घोषणा के बाद से जम्मू रीजन के रहने वाले हिंदू वो विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं साहब हमारी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन बाहर के आए हुए लोगों को आप वोट डालने का अधिकार देंगे तो ये ठीक नहीं है। अब मैं कितने लोगों को समझा सकता हूं? मैंने अपने लेवल पर जो भी ट्विटर स्पेस और बाकी माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश की है कि भाई आप इसके पीछे का मंतव्य समझिए कि एक तो वोट डालने का अधिकार हर उस व्यक्ति का होता है जो जिस राज्य में नौकरी व्यापार करने के लिए गया है और पिछले कुछ सालों से रहने लगता है। आप कहते हैं कि साहब हमें तो अधिकार नहीं दिया गया, जो जम्मू कश्मीर के लोग अन्य राज्य में रह रहे हैं उनको वहां वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो वो इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी, वहां के नागरिकों के लिए अलग व्यवस्था थी। अब धारा 370 हटने के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे, अब जब चुनाव होगा, जैसे उदाहरण के लिए गुजरात में चुनाव होना है, यदि अब आप वहां अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपका वोटर लिस्ट में नाम आएगा। धारा 370 हटने के पहले और बाद में काफी बदलाव हुआ है कानून में, और इस अंतर को समझना चाहिए। समझाएगा कौन? ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इससे ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को समझाए कि जम्मू रीजन में रहने वाला उसका वोटर वो संतुष्ट हो और समझे कि उसी के हित में ये सरकार काम कर रही है। चाहे गुलाम नबी आजाद से समझौता करके वो वहां की सत्ता हासिल करने की कोशिश में है, सब उसके हित में है। बहरहाल कांग्रेस से जो तल्ख टिप्पणियां, जो दूरियां ये गुलाम नबी आजाद की बनी हैं, अब आप देखेंगे कि इसमें और बड़े बड़े लीडर आने वाले हैं। G23 के नाम से वो जो 23 नेता सोनिया गांधी और गांधी परिवार के विरुद्ध एक अभियान छोड़ने के कारण उन्होंने पत्र लिखा था और अलग हुए थे, अब वो नेताओं का समय आ गया है कि अब वो डिसीजन लें किधर रहना है। जैसे कपिल सिब्बल है, वो पहले ही समाजवादी पार्टी में चले गए, लेकिन बाकी नेता अब समय की इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये उन्होंने देख लिया है कि इस 2 साल के अंतराल में किसी ने उनको मनाने की कोशिश नहीं की। जो राहुल गांधी हैं सारे डिसीजन वही लेते हैं। ऐसे लोगों को कुछ पद देकर मनाने की कोशिश की गई शायद, लेकिन वो पद उनके सम्मान में शायद छोटा है। और इसीलिए गुलाम नबी आजाद हो, चाहे आनंद शर्मा हो, चाहे मनीष तिवारी हो, वो मुखर होकर के बोल रहे हैं और अब उनकी भाषा से समझ में आ रहा है कि अब वो कांग्रेस के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। उनका मान सम्मान वहां कुछ है नहीं, रहे जाएं लेकिन मान नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने ये घोषणा कर दी है और उन्होंने ये भी कहा है भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक, अपना आधार, वो अपना काम करेगी, मैं मेरी पार्टी के लिए अपने तरीके से काम करूंगा। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने यह कहकर तो चौंका ही दिया है कि कांग्रेस अनपढ़ों की जमात है। उन्होंने ये जो कहा है इसमें वाकई में अब ये पहले से था कि वहां केवल चाटुकार और चापलूसों की जमात है। मैं इसको हमेशा कहता रहा हूं कि कांग्रेस माने वो लोग जिनका कोई जमीर नहीं है, जिनका कोई आत्मसम्मान नहीं है, जिनका कोई स्वाभिमान नहीं है, ऐसे लोग बस केवल चापलूस और चाटुकार वो वहां टिक सकते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने उसका उदाहरण देते हुए खोली थी पोल कि कुत्ते का झूठा बिस्किट जो खा ले वो कांग्रेस में रह सकता है। उन्होंने नहीं खाया, कांग्रेस छोड़ दी, तो आज सीएम है। अगर वो वहीं पार्टी में कुत्ते का झूठा बिस्किट खा के भी रह जाते तो शायद हेमंत बिस्व शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री नहीं होते, क्योंकि वहां कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती। और यह कांग्रेसियों को समझना चाहिए कि आगे आने वाले चुनाव, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के, क्या कांग्रेस किसी राज्य में
अब सरकार में वापसी कर सकती है? जवाब है नहीं। क्या केंद्र में कांग्रेस अपनी सरकार किसी गठबंधन के कारण, सारा विपक्ष मिलकर भी, क्या सत्ता में आ सकती है? जवाब है नहीं। तब फिर सत्ता के लिए ना सही, देश हित में काम करने वाले लोग जिनके पास राजनीति का अनुभव है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, क्या उनको ऐसी टीम में नहीं आ जाना चाहिए जहां उनको मान और सम्मान भी मिलेगा, देश हित का कार्य करने का मौका भी मिलेगा? ये उनको सोचना है। गुलाम नबी आजाद जी ने अपना फैसला ले लिया है, बाकी को प्रतीक्षा है, और ये प्रतीक्षा ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि चुनाव अब आने वाले हैं। चुनाव के मौके पर जो पार्टी छोड़कर पार्टी दूसरी ज्वाइन करते हैं उनको मौका परस्त कहा जाता है। अभी ये समय है कि 1-1.5 साल आपके पास बचा है। बीजेपी ज्वाइन जो लोग करेंगे, मेरा आकलन है कि जो भी पार्टी छोड़कर आने वाले हैं वो कांग्रेस के लोग या तो आप पार्टी में जाएंगे, या तो कुछ राष्ट्रवादी लोग जो भाजपा में आएंगे। उनके लिए 1.5 साल है कि वो लोकसभा चुनाव के पहले अपनी भूमिका, अपनी पृष्ठभूमि, अपनी जो एक तरह से कहूँगा कि रणभूमि, वो तैयार करें। सही मौका है ज्वाइन करने के लिए, और सही पार्टी भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से है, जो राष्ट्र के हित में पिछले काफ़ी समय से काम कर रही है और देश हित के मुद्दे पर सबसे ऊपर है।